हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, और हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। उसके बाद मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, चीज़ें बाहर से अंदर जाती हैं, अंदर से बाहर आती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती सेल के अंदर, और ना ही सारी की सारी चीज़ें सेल के बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव जो प्रोसेस हो रही है वो क्या होता है कि वो आपके कई सारे टाइप्स के अंडर में पहली चीज़ तो होगी, किसी किसी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी की नहीं होती है। तो इन सबको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, और आधा चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको, कई दिन हो गए हैं, तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता क्या है। सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म ये होता है एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, यानी कि बॉडी की जो होम्योस्टैसिस है, समस्थैतिकता है, बॉडी की जो एक चीज़ है कि उसको मेंटेन करके रखना है, चाहे तो वो आपका ब्लड प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, बॉडी का पीएच हो, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस हो, हर एक चीज़ को बॉडी क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो इस मेंटेनेंस के प्रोसेस में जो आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। ठीक है, जिसमें मेन आपके दो होते, एक और होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो देखा जाए तो 3 टाइप का है। वैसे अगर इसको वाइडली क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 टाइप का देखने को मिलता है। एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज आपको दिख रही होगी, मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। यहाँ पर बस फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन टाइप का देख रहे हैं। डिफ्यूज़न में आप देख पा रहे होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई भी यहाँ पर गेट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जो कि चीज़ों को ले जा रही है। वो डायरेक्ट लिपिड बाईलेयर की मेम्ब्रेन से ही जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के बाहर जा रहे हैं और सेल के अंदर की तरफ आ रहे हैं, और ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें नो एनर्जी इज़ नीडेड, कोई भी एनर्जी का नीड नहीं है। ठीक है, कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें ये वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जिसमें पहला है डिफ्यूज़न, एक और आता है फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। है ये भी डिफ्यूज़न ही। देखो बेसिकली डिफ्यूज़न क्या होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से चीज़ें कम कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। जिधर गाढ़ा चीज़ होगा जैसे उसके दूसरी तरफ ये मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो आपका पोटैटो होता है ना, आलू भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, और जो प्याज के बीच में छिलका रहता है, प्याज जब आप काटते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि एक लेयर निकलती है वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, वो अलग अलग शेल्स के अंदर होती है। यानी प्याज का जो छिलका है, छिलने के बाद जो उसके एक एक
निकलते हैं लेयर्स, तो उसके लेयर्स के बीच में एक वाइट कलर की प्रेजेंट रहती है एज अ सेमी परमेबल, वो भी एक्ट करती है। यहाँ पर क्या है कि आप जो अगर चीनी का घोल गाढ़ा घोल कर एक साइड रख दें और दूसरे साइड आप कम घोल यानी कम गाढ़ा रखें और बीच में आलू की एक लेयर लगा दें, तो वहाँ ऑस्मोसिस होने लगती है। ऑस्मोसिस क्या है कि जिधर हायर कंसंट्रेशन होगा उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, वहाँ सब्सटेंस मूव नहीं करेंगे, वाटर। आप देखेंगे, आप रात भर के लिए इसको रखते हैं अगर एक तरफ गाढ़ा और एक तरफ थोड़ा हल्का बना करके, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे वो क्या हो जाएगा, एक तरफ आपको जिधर कम घोल था, कम चीनी आपने डाली थी, उधर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ चुका है, आप ऐसा पाएंगे। वो क्या, ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न भी हमारा उसी तरीके से काम करता है, बट यहाँ पर सब्सटेंस मूव करते हैं ना कि वाटर, बस इतना ही है। बट एनर्जी यहाँ पर भी नहीं लगती है, और ना ही डिफ्यूज़न ना ही ऑस्मोसिस में। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न की ही तरह है, बट यहाँ पर क्या होते हैं, एक रिसेप्टर होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ गेट है ना। जैसे दरवाज़े से कोई जा रहा है तो समझो वो पूरा प्रॉपर अच्छे से है ना फैसिलिटेटेड फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ये इस तरीके से काम करता है। तो ये तो दोनों टाइप, डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या हो गए, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स बन गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एरो लगा हुआ है और एटीपी दिखाई दे रही है। एटीपी का मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, विच मीन्स एनर्जी। एटीपी को क्या कहते हैं हम, एनर्जी कॉइन भी बोलते हैं। जैसे हमारा काम करने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए होता है, पैसा चलता है हमारे साथ में, वैसे ही बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में चलती है, एटीपी के फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चेंज और देख रहे होंगे कि डिफ्यूज़न में जिधर ज़्यादा था उधर से मूव करके कम की तरफ आ रहा है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप ये नहीं देख रहे होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिधर कम है उधर से भी आ सकता है ज़्यादा की तरफ, बट यहाँ एनर्जी लगेगी। अब क्योंकि यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, यानी उसको ताकत लगेगी कम की तरफ से और ज़्यादा की तरफ ही खींचने में, उसको क्या लगेगी, ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। इसकी लिए इसको नाम क्या हमने दे दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे दिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। ये है आपका एक्टिव पैसिव। तो उसी को यहाँ पर मैंने इमेज में बताया है। यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ें लिखी हुई हैं सिंपल डिफ्यूज़न में, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुँचेगा, तब उसको हम सिंपल डिफ्यूज़न में रखेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इनटू द लंग्स एंड टिश्यू। जब ऑक्सीजन जो है लंग से ब्लड में जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में जाती है, तो उस जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न बोलते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न आप कब बोलोगे, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न का मैंने अभी बताया था, मतलब क्या होता है कि एक लिपिड जो है बाई लेयर से ना जा कर के वो क्या करेगा कि एक गेटेड चैनल से जाएगा। अब सिंपल डिफ्यूज़न क्या है कि वो लिपिड के जो है बाई लेयर से भी मूव कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि वो एक गेटेड चैनल से ये मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को भेजेगा सेल के अंदर जो कि डायरेक्टली लिपिड बाई लेयर से नहीं जा पाते हैं, वो जाने में असमर्थ है डायरेक्टली, तो इसलिए उसको हम भेज रहे हैं किससे, जो है एक गेटेड चैनल से। तो इसका क्या, लेकिन एनर्जी यहाँ भी नहीं लगेगी, दोनों में, दोनों टाइप ऑफ डिफ्यूज़न में एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, ओके। अब यहाँ पर
एग्जाम्पल जो दिया गया है फैसिलिटेट का वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। यानी जब भी आप खाना खाते हैं, देखो सबसे पहले इसको आप समझिए पहले कि जब भी आप खाना खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन, मान लो आपने कुछ भी खाया, कार्बोहाइड्रेट गया, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। आपने खाया, वो गया ब्लड में, एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन के थ्रू। अब वो ब्लड में तो नहीं रहेगा, अगर ब्लड में ही रह जाएगा तो वो फिर काम आपका कैसे आएगा? आप उसको यूज़, आपकी सेल्स कैसे कर पाएंगी अगर वो ब्लड में रहा? तो उसको कहाँ जाना है? उसको फिर उस ब्लड से सेल्स के अंदर जाना है, और उन सेल्स में भेजता कौन है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो जब वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से सेल्स के अंदर जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा? गेटेड चैनल्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई भी जो है जा सकता है, बट वो एनर्जी का यूज़ किए बिना जा सकता है, लेकिन वो लिपिड बाइलेयर से नहीं जाएगा। क्लास 1 सेकेंड। हाँ ओके क्लास, तो मैं बता रही थी आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो है सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न काम करेगा। विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ऑस्मोसिस कैसे काम करता है? ऑस्मोसिस का जो मैंने अभी पोटैटो वाला एग्जांपल आपको बताया था ना, कि अगर चीनी घोल करके आप उसको रख देंगे तो वो क्या करेगा? उसका वाटर सिर्फ जाएगा, वो ऑस्मोसिस है। तो वो भी जाता है। जब भी सेल्स को वाटर की नीड होती है तो डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर जो है लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स के बाहर आता है। इसी के थ्रू जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं। जो आप पानी पेड़ों में डालते हैं उसकी जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं ना, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये चीज़ें हुई पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो है टाइप्स, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं लग रहा है। अगला है हमारा एक्टिव, ये बिल्कुल उल्टा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एकदम अपोजिट, यानी यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये दोनों क्या है ये भी आप समझ लीजिए फटाफट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जो डायरेक्टली यूज़ करता है एनर्जी को। बिना एनर्जी का यूज़ किए ये ट्रांसपोर्टर्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में भेजते हैं, यानी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरफ जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन है और किस तरफ कम कंसंट्रेशन, इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको भेजना है तो ये भेज देंगे किधर भी, बट क्या है कि ये बस एनर्जी का यूज़ नहीं करने चाहिए। एनर्जी का यूज़ आई थिंक करने चाहिए, हाँ एनर्जी का यूज़ इसमें करेंगे, सॉरी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एनर्जी यूज़ होगी, पैसिव में नहीं। तो एक्टिव का जो प्राइमरी टाइप है इसमें बस क्या है कि वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के हेल्प से ही जो है मूवमेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है आपके पास एक बहुत अच्छा सा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोडियम को सेल के अंदर भेजेगा, पोटेशियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर भेजेगा तो सोडियम को बाहर निकालेगा, और इस चीज़ में एनर्जी का यूज़ होता ही होता है। तो दिस इज़ अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो यूज़ करता है एनर्जी, बट क्या होता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर है तो चाहे वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में भेजे और चाहे वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसी तरफ भेजे, एनर्जी दोनों में ही यूज़ होगी।
तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हैं वो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी वाला है उसमें ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी ज़्यादा से कम की तरफ ना जाकर कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। प्राइमरी में क्या है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, बट एनर्जी लगेगी यहाँ पर भी। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो टाइप्स सब टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक है सिम पोर्ट और एक है एंटी पोर्ट। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं यहाँ पर, इनको भी हम लोग समझ लेंगे। सिम पोर्ट का मतलब है बोथ द ड्राइविंग आयंस एंड ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी जब दो चीज़ें एक ही तरफ मूवमेंट कर रही हूँ, यानी सेम डायरेक्शन में जाए। अब जैसे ग्लूकोज जाना है तो ग्लूकोज तो वैसे आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं। अब सोडियम पोटेशियम क्या है, एंटी पोर्ट है। एंटी पोर्ट का मतलब एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आना ही आना चाहिए, अगर दूसरा बाहर नहीं आएगा तो पहला अंदर नहीं जा पाएगा। ये आपका होता है एंटी पोर्ट। और सिम पोर्ट दोनों एक ही तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि आपको सिम पोर्ट में दो सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी दोनों सेल के अंदर जाएंगे, या तो अगर बाहर आना होगा सेल से तो दोनों ही सेल्स के बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये काम होगा, दो चीज़ें मूव करेंगी एक ही डायरेक्शन में। उसी का जस्ट अपोजिट है आपका एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब होता है कि जो ड्राइविंग आयंस होंगे वो एक आयन अंदर जाएगा तो एक आयन बाहर आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, बाहर नहीं आ रहा है, तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसी को आपको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कहते हैं। जब भी डायरिया या कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है किसी को, उसका वाटर बहुत कम हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आप जानते होंगे। तो जब कमी हो जाती है, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए या किसी डॉक्टर को कहते हुए कि इनको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस और कुछ नहीं है, यही है सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन में वेरिएशन आना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। यानी कि जितना अमाउंट सेल्स के अंदर होना चाहिए पोटेशियम का, उसमें जो है या तो कमी आ जाए या तो अधिकता हो जाए, ऐसा होता है। तो ये है सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। यानी सिम पोर्ट दो चीज़ें एक ही तरफ, एंटी पोर्ट यानी एक चीज़ अंदर की तरफ जाएगी और एक चीज़ बाहर की तरफ, ये दो होता है। पोर्ट जो टर्म लगा हुआ है, पोर्ट का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्ट, यानी आना जाना, किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। पोर्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, इसी के नाम पर यहाँ सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट बनाए गए हैं, तो उसमें कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। एक होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये क्या होता है कि ये तब यूज़ होता है जब सोडियम ग्रेडियंट सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या होता है, जो है काम करता है। यानी एक तो मैंने आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बताया है कि वो पैसिव का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज जब भी सेल्स के अंदर जाएगा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, यानी वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा काइंड ऑफ जो है एनर्जी नहीं लग रही है, वो डायरेक्टली जा पा रहा है। बट उसी का एक आता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ग्लूकोज तभी अंदर जा पाएगा जब सोडियम एंड पोटेशियम पंप काम कर रहे हों। किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तभी जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर वही ग्लूकोज जो पैसिवली भी जाता था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आ जाएगा, यानी वो उन दोनों के एग्जाम्पल्स के तरह से काम करेगा, पैसिव एंड एक्टिव दोनों।
अगला है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये भी आपका एक ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। यानी यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँगी, आपको ये समझना होगा कि वो हमेशा एनर्जी का यूज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बल्क क्या है? बल्क का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक साथ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जब ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे। यानी आपको अगर कहीं बल्क ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ मिल जाए, कहीं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ मिल जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटो का मतलब, क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ रखी है, साइटो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? सेल। तो यानी जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल के अंदर कोई चीज़ एक साथ में एंटर करती है तो वो क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसको। आपने देखा हो बल्क ईटिंग कोई लोग करते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा ईटिंग, बहुत ज़्यादा कार्ब्स, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक वो लोग करते हैं, वो क्या है? बल्क ईटिंग है। उसी तरह से जब भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें सेल्स के अंदर जाएंगी साथ में तो बल्क ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? अब उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ करती है कुछ। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? निगलना। इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निगलना। तो अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन काम नहीं करेगी। भले ही आप इसको सेल ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का उतना रोल नहीं होता है। होता क्या है कि सेल्स के अंदर स्यूडोपोड्स निकल आते हैं, यानी दो पैर जैसे स्ट्रक्चर, और वो उस चीज़ को घेर लेंगे। जैसे सेल को लगा कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ चाहिए फटाफट। अब अगर वो चीज़ें मेम्ब्रेन से जाएंगी, गुजरेंगी, तो एक एक करके धीमे धीमे ट्रांसपोर्ट होगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? टाइम टेकिंग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब सेल क्या सोचेगी कि मुझे फटाफट एक ही बार में इसको निगलना है, ज़्यादा ज़रूरत है उसको, मान लो ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए एक बार में। या फिर अगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो हमारी फाइटर सेल्स होती हैं, WBC। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे चलकर ये चीज़ें। WBC होती है जिनको सोल्जर सेल्स, फाइटर सेल्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जब भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब कुछ भी हमारे शरीर में आता है, उसको वो क्या करते हैं? किल करने का काम करते हैं। इसीलिए उनको सोल्जर सेल्स बोलते हैं या फाइटर सेल्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया आया तो उस बैक्टीरिया को हमारे जो सेल्स हैं, फाइटर सेल्स, WBC, वो इनगल्फ करते हैं, वो उसको निगलते हैं। अब निगलते, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से या सेल मेम्ब्रेन से निगल नहीं सकती है कोई भी सेल, तो उसको क्या करेगी कि वो सेल रहेगी, सेल के बाजू में अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अब सेल क्या करेगी? अपने दो स्ट्रक्चर्स को निकालेगी। स्ट्रक्चर्स को निकालने के बाद उस सेल, उस बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेगी, और घेरने के बाद वो अपने अंदर उसको कर लेगी। अपने अंदर करने के बाद में वो चारों तरफ से घेरने के बाद अब वो क्या चीज़ हो गई? वो सेल के अंदर आ गई। अब सेल उसको डाइजेस्ट करेगी, उसको किल कर देगी, उसको वहाँ से ख़त्म कर देगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी सेल किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेगी, निगल लेगी, और निगलने के बाद अब उसका वो चाहे ब्रेक डाउन करे या कुछ भी, जो भी उसको काम होगा वो करेगी। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस जो मैंने आपको बताया वो किसका एग्जाम्पल हो गया है? बल्क ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है।
और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एटीपी खर्च होगी, यानी बिना एटीपी का यूज़ किए हुए बल्क ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, और इसी को वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वेसिकुलर जो ट्रांसपोर्ट है वो विदाउट इन्वेस्टिंग एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही एग्जाम्पल दिए कि कभी सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी तो वो ग्लूकोज़ को भी कर सकती है, प्लस वो जो है कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा माइक्रोब, कोई ऐसा सब्सटेंस जो हार्म कर सकता है बॉडी को, वो अगर उसको दिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में तो वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन करके वो तुरंत उसको इनगल्फ कर लेगी अपने अंदर और उसको किल कर देगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का या बल्क ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। देखो, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म आज मैंने आपको रिवाइज़ भी करा दिया और जो बाकी था वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सेल के सभी ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन्स, उनके जो है स्ट्रक्चर्स किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपका जो साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, और आप स्ट्रक्चर को देखकर ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, वीडियोस भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू चैप्टर, आपका जो अगला चैप्टर है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके एनाटॉमी सिलेबस से। एक तो आपका इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर था, वो कंप्लीट हो गया है, और दूसरा आपका साइटोलॉजी या फिर सेल, तो वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।